अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सैयद अब्दुल बासित और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पास पेपर सोल्यूशन ऑफ एमकेट 2020। ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा। In during circular motion, tangential velocity of the body becomes double, then centripetal force become। अच्छा भाई, और जो सुनिएगा मेरी बात। सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो सर्कुलर मोशन में होता क्या है कि बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो उसके बाद सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होती है और टेंजेंशियल वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्कल होती है। तो आप बोलेंगे सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रिपिटल फोर्स क्या हो जाएगी, आप जब बोल रहे हो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या कर दी गई है, डबल कर दी गई है। जब उसको डबल कर दिया गया है तो आपकी फोर्स क्या हो जानी है, कॉमन सी बात है, 4 टाइम्स हो जानी है फोर्स। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? तो फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर हमारे पास क्या है, 4 टाइम्स है। ठीक है भाई, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। Which of the following properties is not exhibited by the longitudinal wave? लॉन्गिट्यूडनल वेव इंटरफेयर हो सकते हैं, रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, डायफ्रैक्शन भी हो सकती है, साउंड वेव्स होती हैं, रिफ्लेक्शन भी साउंड होता है, इंटरफेयर भी होता है साउंड। पोलराइज नहीं हो सकती क्योंकि इसके अंदर पोलराइजेशन नहीं हो सकती, कि ये प्रेशर वेव्स होती हैं, ये पोलराइजेशन का फिनोमेनन नहीं एग्जिबिट करती। The speed of sound in air is 332, the speed of sound at 22 डिग्री सेल्सियस will be। बेटा दो फॉर्मूले जो यूज करना है करो, आंसर आ जाएगा। 332 अंडर रूट 273 प्लस टी अपॉन 273। इस फॉर्मूले में टेम्परेचर डालना पड़ेगा डिग्री सेंटीग्रेड में। दूसरा फॉर्मूला वी टी इज इक्वल टू 332 प्लस 0.62 इंटू टेम्परेचर। इससे भी आंसर सेम आएगा, 332 प्लस 0.61, 6261, और टेम्परेचर कितना है 22। यहाँ भी डिग्री सेल्सियस में मिलता है। तो दोनों से आंसर करोगे, कैलकुलेशन करोगे बेटा, आंसर तुम्हारा आएगा 345.2। उसको चेक कर लीजिए आपका आंसर ये आ रहा है या नहीं। फॉर्मूले मैंने बता दी। नेक्स्ट सवाल। एस्ट्रोनॉमर्स कैलकुलेट द स्पीड ऑफ डिस्टेंट स्टार्स एंड गैलेक्सीज यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन। बेटा डोपलर इफेक्ट यूज करते हैं वो, क्योंकि वो आपकी वहां से आने वाली लाइट को, लाइट की फ्रिक्वेंसी से वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं और वेलोसिटी से डिस्टेंसेस। तो डॉपलर इफेक्ट यूज होता है, ये फैक्ट बेस्ड बात है, इसको याद रखिएगा। और सबसे पहले डॉपलर इफेक्ट लाइट के लिए यूज हुआ था, बाद में वो साउंड पे लगा, जो हमने फर्स्ट ईयर के अंदर डिस्कस किया था। डॉपलर इफेक्ट in a ripple tank 40 waves pass through certain point at one in 1 second. If the wavelength of the wave is 5 centimeters, the speed of sound। बेटा वेव की स्पीड क्या होगी, v is equals to f lambda। बेटा फ्रीक्वेंसी 40 वेव पर सेकेंड, तो 40 इंटू 5 सेंटीमीटर, 5 एक्सपोनेंट -2, 4 5 20, 20 एक्सपोनेंट -2, तो आंसर आएगा 4 5 20 होता है तो 200, तो 200 मीटर पर सेकंड आएगा, एक्सपोनेंट -2। बेटा ये बन जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। सही है, आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकंड। अगले सवाल पे आते हैं, क्या बोल रहा है। in which process the entire heat energy कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी, मतलब कोई वर्क नहीं होगा, आइसो कोरिक प्रोसेस। ठीक है भाई। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती क्योंकि जितनी हीट सप्लाई होती है उस सबसे हम वर्क करा लेते हैं, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो रहता है, इसका मतलब रिमेन्स कांस्टेंट आइसोथर्मल में। इफ द पोटेंशियल एट अ पॉइंट विच इज 1 मीटर फ्रॉम चेंज इन वोल्टेज, अच्छा, then the potential at point which is 2 मीटर from the same charge will be। अच्छा बेटा, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस से रिलेशन होता है पोटेंशियल को, के क्यू बाय आर। तो पहले वाला पोटेंशियल और दो पोटेंशियल ले लेते हैं, के क्यू बाय आर टू या आर वन बोले लेते। बेटा पहले जब वोल्ट इसको कंपेयर कर लो तो बेहतर है, क्योंकि के से के कैंसिल कर लो तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि चार्ज तो सेम है। तो फॉर्मूला बन जाएगा V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू 1/R1 R2/1। अच्छा, तो V1 आ जाएगा, क्योंकि V1 1 वोल्ट है, V1 1 वोल्ट है, तो V2 का फॉर्मूला बना लोगे, V2
अपॉन V1 इज इक्वल टू, उसको पलट दोगे तो R1 अपॉन R2। आसान है, आप बोलोगे अब यहाँ कर रहा हूँ मैं, V2 इज इक्वल टू R1 1 मीटर था, V1 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो भी 1 था। अब R2 कितना है, R2 कितना है 2 मीटर, और वोल्टेज था 1V। तो बेटा आपका आंसर क्या आ जाएगा, हाफ। तो 0.5V इज द राइट आंसर, बिकॉज पोटेंशियल हाफ हो जाएगा जब आप 2 मीटर डिस्टेंस दूर जाओगे, क्योंकि पोटेंशियल का डिस्टेंस से इनवर्स रिलेशन होता है। अगला सवाल करते हैं। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल डैश ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। बेटा पोलराइजेशन का फिनोमिनन होता है, अगर यहाँ प्लस प्लेट है और यहाँ माइनस प्लेट है, प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ होती है, पोलराइज जब हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इंटरनल जनरेट होगी यूँ, जो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, क्योंकि ये छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपोज करेगी, तो डिक्रीज हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पोलराइजेशन आपने पढ़ा है, आपको पता है डाइलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होगी तो ज्यादा देर तक चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स पे स्टोर रहता है। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल ऑलवेज, बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा ऊपर जाता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कहा जाएगा, यहाँ पॉजिटिव रहता है। सही है भाई। अगला सवाल करते हैं। At what angle of projection of a projectile the range become half of its maximum value? Range become half of its maximum value, half हो जाएगी। अरे यार इसका आंसर वैसे आपने फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत बार ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, मैं कर देता हूँ। आर का फॉर्मूला होता है वी नॉट साइन स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी, और आर मैक्स का होता है वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, और नीचे पहले से लिखा है 2, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1/2 अलग से। वी नॉट स्क्वायर से जी ये जब कैंसिल हो गया, बचा साइन टू थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन उधर गया, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 2 थीटा। बेटा साइन इनवर्स हाफ निकालोगे तो 30 आएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आंसर आएगा 15 डिग्री। आसान है। अगला, if we drop a object with the initial velocity 0, h is equals to how far, कितना नीचे जाने में, फॉल इन टाइम टी कितना वक्त लेगा, कितना नीचे जाके गिरेगा टाइम टी में। तो बेटा फॉर्मूला बन जाता है, ट्रिक होती है हाफ जी टी स्क्वायर, अगर फ्री फॉल मोशन और डाउनवर्ड मोशन हो रहा हो तो हाइट का फॉर्मूला ये यूज होता है, याद रखिएगा। और ये सेकंड इक्वेशन से बना है। आप बोलोगे हाइट इज इक्वल्स टू 4.9 टी स्क्वायर, क्योंकि टाइम तो बोल रहा है टी, टाइम टी में कितनी हाइट होगी, इसका आंसर आएगा 4.9 टी स्क्वायर। अगला करते हैं। द न्यूटन सेकंड इज यूनिट ऑफ, बेटा देखो न्यूटन सेकंड यूनिट होते हैं, इम्पल्स के भी होते हैं और मोमेंटम के भी होते हैं एक्चुअल में। तो ज्यादातर हम न्यूटन सेकंड, इम्पल्स या मोमेंटम दोनों के लिख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, दोनों आंसर सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि दोनों एक कोई होना नहीं चाहिए था इधर। न्यूटन सेकंड इम्पल्स का भी यूनिट है और मोमेंटम का भी है। अगला सवाल करते हैं। अच्छा जी, 1.75 मीटर हाइटेड वेट लिफ्टर है, जिसने एक वेट ऑफ मास 250 kg को हाइट अबव हिज हेड, अपने सर से भी ऊपर उठाया, इसका मतलब उसने जमीन से उठाया होगा, पहले अपनी हाइट जितना उठाया होगा 1.75, और उसके बाद अपनी हेड से भी ऊपर कितना 0.5 मीटर उठाया, इसका मतलब ये डिस्टेंसेस ऐड हो जाएंगे पहली बात तो। अच्छा, वर्क डन बताना है बेटा, वर्क डन। बेटा यहाँ जो वर्क हुआ है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि ब्लॉक को ऊपर उठाया गया तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है। तो वर्क का फॉर्मूला होगा mgh, आप बोलोगे वर्क जो किया इसका वो होगा 50 × 10 × h, जो होगा वो होगा 17.5 प्लस 0.5, ठीक है। ये हो जाएगा 500 × 18, 500 × 18 करो या 5 18 का कर लो, तो 5 18 का होना चाहिए 9, 5 1 का 5। अभी रही हाइट ऑफ मास 50 kg, हाइट 0.5 मीटर पर गाइड, हाउ मच वर्क इज डन बाय हिम, mgh या fs। ठीक है, आप इसको सॉल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1125, नहीं 1125 नहीं आएगा। ओके ओके ओके, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो गलती ये हो रही है कि एक्चुअल में हमारे पास 1.75 है,
प्लस 0.5, तो मैंने 17.5 लिख दिया बाय मिस्टेक, तो ये हो जाएगा आपका 2.25। उसको मल्टीप्लाई करो तो बेटा आपका आंसर आएगा 1, जो भी आपका आंसर बल्कि आएगा 1125, 1125। तो ये मिस्टेक है इस आंसर में। एक मिनट, ये आंसर मैंने गलत लिख दिया, इसको एडिट कर देता हूँ एक सेकंड में, जब भी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक सेकंड होल्ड करें। आंसर है बेटा इसका 1125, ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप इसको, उसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आ गया 1125। अगले सवाल में चलते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ 2 kg metallic bob at mean position of a simple pendulum when releases from a extreme position 0.5 मीटर हाई? बेटा इधर देखें, ये मेन पोजीशन है और अभी इसको कितनी हाइट से ऊपर से फेंका है, आया है एक्सट्रीम पोजीशन पे, कितनी हाइट है इसके बाद 0.5। तो स्पीड बता पूछना है ये, इसकी स्पीड क्या होगी? बेटा मुझे पता है जब ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, बट जब ये इधर आएगा तो इसकी काइनेटिक मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, क्योंकि जमीन से बिल्कुल आगे टकरा जाएगा। इसका मतलब मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊंगा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है, काइनेटिक में लॉ ऑफ पोटेंशियल के गेन के बराबर होगा। हाफ एम वी स्क्वायर बराबर है एम जी एच, एम से एम कैंसिल, वी का फॉर्मूला बन जाएगा 2 GH, वी स्क्वायर है तो रूट लग जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा बेटा 2 × 10 × हाइट, हाइट कितनी है 0.5, तो वी आ जाएगा √2 × 5, √10 आएगा बेटा 3.16। ठीक है, अगला करते हैं। When the speed of the car is half, by what factor does it kinetic energy decreases? काइनेटिक एनर्जी जो कम होगी, मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी का हाफ इज इक्वल टू एम वी डैश का स्क्वायर, क्योंकि वी के चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। आप बोलोगे कि वी डैश इज इक्वल टू हाफ एम, और हाफ हो गई तो मैं बोलूंगा वी अपॉन टू, ओरिजिनल वेलोसिटी के हाफ हो चुकी है वेलोसिटी। तो आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो बराबर होगी हाफ एम, बेटा वी को बाहर लिया स्क्वायर के साथ, और 1/2 का स्क्वायर 1/4। बेटा हाफ एम वी स्क्वायर एक्चुअल रियल काइनेटिक एनर्जी है, तो जो चेंज होने वाली काइनेटिक एनर्जी है वो 4 गुना कम हो गई, तो 1/4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं। द फॉलोइंग फोर्स एंड इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव होती है, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव होती है, जिसमें एनर्जी कंजर्व रहती है। फ्रिक्शनल फोर्स में कंजर्व नहीं रहती, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट नहीं होती चीजें, फोर्सेस भी डिफरेंट होती है, तो याद रखिएगा। अगले सवाल पे जाते हैं। Okay, the Earth rotates on its axis once a day. Suppose by some process the Earth contract हो गया और उसका radius is half हो गया, as large as its present, then how long the Earth will take to complete its rotation? बेटा ये है फेडरल बोर्ड के टॉपिक के में से आया सवाल। बेटा याद रखिएगा, इसने बोला है टाइम है नॉर्मली 24 घंटे अर्थ के पास एक दिन में। बोला है इसका जब रेडियस था आर, बोला है जब इसका रेडियस हाफ हो गया है आर के हिसाब से, आर से हाफ हो गया है, तो बताओ अगर ये छोटा हो गया अर्थ तो अब ये कितना टाइम में अपना एक दिन कंप्लीट करेगा? अब कितने दिन में एक रोटेशन कंप्लीट करेगा? सॉरी, पहले 24 घंटे में रोटेशन होगी, अब कितने घंटे में होगी? अच्छा बेटा देखो, यहाँ लगता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला वैसे तो एम वी आर होता है, बट एक और फार्मूला होता है रोटेशनल मोशन, अगर आपने एमडी कैट में पढ़ा हो सही से, क्योंकि वो इंक्लूडेड है। बेटा जिस तरह लीनियर मोमेंटम होता है ना, मास इनटू वेलोसिटी, इस तरह एंगुलर मोमेंटम होता है मास का एनालोगस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और वेलोसिटी का एनालोगस होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये होता है एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला, ठीक है। और ये आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा अर्थ एक स्फेयर है, तो अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो कैलकुलेशन होती है उसकी फिक्स वैल्यू होती है। सॉलिड स्फेयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू होती है बेटी, होती है 2/5 mr²। ये कहलाता है सॉलिड स्फेयर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेटा मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो मैं बोलूंगा इनर्शिया 1 ओमेगा 1
बराबर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू ओमेगा टू के। बेटा आई की जगह आ जाएगा 2/5 m r², ओमेगा की जगह आ जाएगा 2 पाई/t, क्योंकि एक रोटेशन कंप्लीट होती है 2 पाई डिस्प्लेसमेंट, और जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। इसी तरह दूसरी एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम रहेगा mr, बट r चेंज हो जाएगा, इस बार r आ जाएगा r/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इस बार एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस चेंज है, रेडियस हाफ हो गया स्क्वायर, और फिर टाइम की जगह क्या लिखूँ, ओमेगा की जगह लिखूंगा 2 पाई, अब टाइम चेंज हो गया ना तो टी डैश। ठीक है। देखो बेटा, श्रिंक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो मास तो उतना ही रहेगा, डेंसिटी बढ़ गई है कम हो गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इसको सोल्यूशन करना है, तो बेटा बचेगा r², 2 पाई/t बराबर है r²/4, 2 पाई/t डैश। हमें निकालना है टी डैश। बेटा देखिए, r² से r² कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो टी डैश बराबर आ जाएगा t/4 के। इसका मतलब पहले टाइम पीरियड अगर 24 घंटे था, अब कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो गया बेटा, अब टाइम पीरियड हो जाना है 6 घंटे हो जाना है, तो आंसर आएगा 6 आवर्स। इस पार्ट को सुकून से देखिएगा और इन चीजों को सर्च करिएगा, अगर आपने नहीं पढ़ी है अगर, तो इसका आंसर आएगा 6 आवर्स। नेक्स्ट करते हैं। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3, अगर याद नहीं है कैसे आता है तो याद रखो, इसको निकालने का तरीका भी होता है। 2 पाई रेडियंस बराबर होते हैं 360 डिग्री के। अगर तुम्हें एक रेडियन निकालना है तो 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है 360 से जाके डिवाइड हो जाएगा, तो तुम 360 अपॉन करोगे 2 × 3.14, तो बेटा तुम्हें आंसर मिलेगा 57.3। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। इन ट्रांसमिशन फ्रॉम ग्रिड स्टेशन एंड पावर हाउसेज आर मैक्सिमाइज बाय। बेटा जो ट्रांसमिशन है, मतलब वोल्टेज जो हम भेज रहे हैं ग्रिड स्टेशन से और पावर हाउसेस से, वो मैक्सिमाइज बढ़ाते कैसे, वोल्टेज को बढ़ाकर हम ग्रिड स्टेशन से पावर हाउस से क्या कर देते हैं, मैक्सिमाइज कर देते हैं। अगला पढ़ते हैं। द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सैंपल हैज अ फ्रीक्वेंसी। बेटा याद रखना, जितने एशियन रीजन है वहाँ 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, और वहाँ वोल्टेज आता है 220 से 240 वोल्ट। ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में चलता है। तो यूरोपियन नेशन है वहाँ फ्रीक्वेंसी चलती है, अमेरिका, यूएस, इंग्लैंड में 60 हर्ट्ज, और बेटा वोल्टेज चलता है 100 से 110 वोल्ट, या 110 से 120 वोल्ट, ये चलता है वहां पे। कॉम्बिनेशन ये चलता है, पाकिस्तान एशियन रीजन में ये चलता है, तो डोमेस्टिक हमारे लिए 50 हर्ट्ज है। अगला करते हैं। पीआईवी स्टैंड फॉर, बेटा ये डायोड वाले सर्किट्स में यूज करते हैं हम पीआईवी का अल्फाज, और इसका मतलब होता है पीक इनवर्स वोल्टेज, या इसको पीक रिवर्स वोल्टेज भी कहा जाता है, इनवर्स या रिवर्स। तो पीवी पीवीआर भी कहा जाता है, पीआरवी भी कहा जाता है और पीआईवी भी कहा जाता है, तो पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाता है। अगला पढ़ते हैं। इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन, हमें पता है भाई फुल वेव में यहाँ ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, और एक डायोड फुल वेव के लिए यहाँ लगा होता है जो फॉरवर्ड बाइसिंग में आता है पॉजिटिव साइकिल के वक्त, और एक आता है रिवर्स बाइसिंग में, वो एक और दूसरा वाला फॉरवर्ड बाइस में आता है जब नेगेटिव साइकिल आती है। और यहाँ पे हम, ये हमारा इनपुट सोर्स होती है ऑल्टरनेटिंग, ये मैंने सर्किट बना दिया फुल वेव रेक्टिफिकेशन का सिंध बोर्ड के उससे, सिंध बोर्ड के हिसाब से इसका आंसर देना होगा 2, तो इसका राइट आंसर 2 होगा। बट यार देखो मसला ये है, फेडरल बोर्ड ने जो फॉलो किया है ना, फेडरल बोर्ड कहती है कि भाईजान, फेडरल बोर्ड ने 4 डायोड लगाए हैं, तो ये बड़ी अजीब कंफ्यूजिंग बात है कि फेडरल बोर्ड की जो रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस है वो कहलाता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन में, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। जी हाँ, तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होगा, ऐसा सर्किट होता है और उसमें 4 डायोड होते हैं। तो मेरे हिसाब से सिंध बोर्ड के हिसाब से आंसर 2 है, फेडरल बोर्ड के हिसाब से आंसर 4 है, क्योंकि वो ब्रिज रेक्टिफिकेशन करता है, ब्रिज ब्रिज की तरह, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह डायोड्स को लगाता है फुल वेव के लिए। बट सिंध बोर्ड के हिसाब से आंसर 2 बिल्कुल सही है, फेडरल बोर्ड के हिसाब से आंसर है 4 भाई, सिंपल। अब आपकी मर्जी है जो आपने करना है। अगला, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज ऑर्डर ऑफ। बेटा इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेवलेंथ होती है वो निकलता है डी ब्रोही आइडिया से, डी ब्रोही वेवलेंथ से। डी ब्रोही वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम, तो बन जाएगा एम वी। बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ रखते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ रखते हैं, और प्लैंक्स कांस्टेंट को यहाँ रखते हैं। तो जो वेवलेंथ आती है ना वो 10 की पावर -10 में आती है,
और ये हमने कहाँ पढ़ा है, हमें कैसे पता ये बातें? इसलिए हमें पता है क्योंकि हमने पढ़ा था मॉडर्न फिजिक्स के अंदर डी ब्रोई वेवलेंथ को, और वहां पे पढ़ा था डेविसन एंड जेरेमर एक्सपेरिमेंट। तो वहां हमने वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 10⁻6 से 10⁻7 होती है। तो ये रैंडम वैल्यूज पुट करी थी, एच और एम की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद होता है, तो लैम्डा 10⁻⁻10 में मिली थी। तो ये एक्सरे के बराबर वेवलेंथ रखता है इलेक्ट्रॉन जब वो एज अ मैटर या एज अ पार्टिकल बिहेव करता है। और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? डेविसन एंड जर्मर ने और जेपी थॉमसन ने। अगर आपको ये बात नहीं पड़ी थी तो याद रख लो, ये एमडी कैट में आया था, इसलिए मैं कराना पड़ रहा है मुझे कि वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन की थी वो एक्सरे के बहुत क्लोज होती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विच फोटोन कैरीज मोर एनर्जी? बेटा ये हो गया अल्ट्रा वायलेट, ये हो गया इंफ्रा रेड। तो यहाँ रेड है, यहाँ वायलेट है। आपको पता है अल्ट्रा वायलेट के बाद आती है एक्सरे। इसका मतलब इस साइड आगे एनर्जी बढ़ रही है, तो ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी, वायलेट या रेड? आप बोलोगे वायलेट के पास, तो आंसर आएगा वायलेट, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन? ये कौन सी सीरीज है जो अल्ट्रा वायलेट रीजन में दिखाती है? तो याद रखना, आपने याद होगा अल्ट्रा वायलेट, फिर विजिबल लाइट, फिर इंफ्रारेड, फिर फार इंफ्रारेड, फिर और फार इंफ्रारेड। ये कहलाती थी लाइमन, ये कहलाती थी बाल्मर, ये कहलाती थी पैशन, ये कहलाती ब्रैकेट, ये कहलाती थी पी फंड। तो बेटा अल्ट्रा वायलेट लाइमन सीरीज में आती है। अगला चलते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्सरे एंड गैमा रे, फ्रीक्वेंसी का तो है ही है, वेवलेंथ का भी है, एनर्जी का भी है, बट एक्चुअल में मेन डिफरेंस है ओरिजिन का। एक्सरे डिस्कवर करते हैं कूलिज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट में, और गैमा रे आती है बेटा न्यूक्लियस से। तो मेन डिफरेंस तो ओरिजिन का है, बाद में एनर्जी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का है। तो ओरिजिन इज द राइट आंसर। There are initially 400 atoms, तो n आ गए 400 atoms in the radioactive sample। मैंने पढ़ लिया था रेडियोएक्टिविटी का है। What atom after 3 half life? 3 हाफ लाइफ के बाद कितने एटम बचेंगे? n आ गया 3। अच्छा कैसे होगा सॉल्व? बड़ा आसान फॉर्मूला है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है टाइम रिक्वायर्ड, सॉरी, नंबर ऑफ सैंपल पूछ रहे हैं ना, व्हाट ऑफ एटम, तो सैंपल जो बचा हुआ है उसका फॉर्मूला होता है एन नॉट अपॉन 2 की पावर n। आप बोलोगे 400 अपॉन 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 400 अपॉन 8, 8 5 40, 50 एटम्स रह जाएंगे 3 हाफ लाइफ गुजरने के बाद इस रेडियोएक्टिव सैंपल के। अगला करते हैं। वाइल यूजिंग रेडियोएक्टिव थेरेपी कैंसरस थायराइड, बेटा ये आपने पढ़ा है आयोडीन से करते हैं, पर आपने नहीं पता तो ये फैक्ट बेस्ड सवाल है। आयोडीन को यूज करते हैं कैंसरस थायराइड को मारने के लिए। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। अगला करते हैं। इन कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्म में, क्योंकि प्लेट्स के अंदर एनर्जी इधर स्टोर होती है बिटवीन द प्लेट्स, इस जगह। और एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला भी होता है, आपने फेडरल बोर्ड में पढ़ा होगा जब आप एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे स्पेसिफिक टॉपिक्स की। अगला, ओम्स टाइम्स फैराडे इज इक्वल टू, बेटा ये चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का टॉपिक डाला था पीएमसी में, तो उसमें आपने पढ़ा था चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की इक्वेशन। चार्जिंग की होती है ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, वेयर जो आर सी है वो टाइम कांस्टेंट है, और डिस्चार्जिंग की इक्वेशन पड़ी थी क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो ये जो जो आर सी है एक्चुअल में, इसके यूनिट निकालूंगा तो क्या बनेंगे, आर के ओम्स एंड कैपेसिटेंस के फैरेड। बेटा ओम्स फैरेड टाइम कांस्टेंट कहलाता है, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके यूनिट होते हैं सेकंड। तो टाइम होता है ओम्स फैरेड, ओम टाइम फैरेड, टाइम सेकंड होता है, सेकंड यूनिट होता है। अब तुम, अगर तुम बोलो तो मैं ओम फैरेड को टाइम के बराबर, सेकंड के बराबर लाके भी दिखा देता हूँ। ओम्स होगा आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, और फैरेड होगा कैपेसिटेंस के बराबर, तो कैपेसिटेंस होगी क्यू अपॉन वी। देखो बड़ा आसान है, वी अपॉन आई मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि आर सी लिखा है ना, ये आर सी, तो क्यू अपॉन वी, वी से वी कैंसिल। क्यू के यूनिट होते हैं कूलम, करंट के होते हैं एम्पेयर। अब करंट का फॉर्मूला, चार्ज का फॉर्मूला निकालोगे तो बनेगा आई टी, है भाई, आई टी बनेगा, बनेगा या नहीं? तो कूलम की जगह मैं लिख सकता हूँ अगले स्टेप में एम्पेयर सेकंड अपॉन एम्पेयर, एम्पेयर से एम्पेयर कैंसिल, सेकंड आ गया किसकी यूनिट, आर सी की, आर मल्टीप्लाई बाय सी, ये आर है और ये सी है।
तो सेकंड इसका टाइम होता है आंसर। मैंने आपको बहुत ब्रीफ कर दिया इसको। अगला, 1 किलोवाट आवर इज कॉमनली टर्म इन वन कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू 3.6 10 की पावर 6। कैसे आता है बगैर देखे, तुम खुद कर लो भाई। किलोवाट आवर लिखा है, 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर है। तुम खुद निकाल लो जूल में एनर्जी। तुम बोलोगे 1 किलो का मतलब 1000, आर में जाने से सेकंड में जाने का मतलब 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 36, कितने जीरो आ जाएंगे भाई, आ जाएंगे। और ये जूल में आ जाएगा किलो वाट आवर से, क्योंकि किलो वाट, वाट सेकंड एक्चुअल में यूनिट होते हैं पावर के। पावर के यूनिट क्या होते हैं, ओ सॉरी, एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं, वर्क के। वर्क के पावर इनटू टाइम, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो टाइम डिवाइड से मल्टीप्लाई होता है, तो पावर, पावर के वॉट, टाइम के सेकंड। तो एक्चुअल में किलो वाट आवर एनर्जी के यूनिट है, बट हमें तो जूल्स में चाहिए, तो मैंने जूल्स में करके दिखा दिया। ठीक है, अगला करते हैं। When a wire is compressed and its radius becomes 2r, बहुत मुश्किल सवाल है शाह जी। बेटा देखो, जब कंप्रेस कर दिया जाता है ना, तो रेडियस देखते हैं कितना हो गया होगा। तो देखते हैं, बड़े आराम से करते हैं। देखो, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये एरिया है। एरिया है किसका, वायर का। वायर का सरफेस एरिया जो होता है वो सर्किल होता है, तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी। सबसे पहले देखो एरिया कितना हो गया। पहले एरिया ये था, अब रेडियस चेंज होगा तो एरिया भी चेंज हो जाएगा, तो एरिया निकाल लेते हैं। पाए 2r का स्क्वायर, तो एरिया डैश आ जाएगा पाए 4r स्क्वायर। तो एरिया डैश को बोल दूंगा पाए आर स्क्वायर 4। बेटा पाए आर स्क्वायर एक्चुअल में किसके बराबर है, एरिया के। तो जो नया एरिया है वो 4 टाइम्स ऑफ एरिया आ गया। क्लियर हो गई वाली बात, सही है भाई, ये बात समझ में आ जाती है। ये बात हमें बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाती है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। तो सवाल ये उठता है भाई, लेंथ कितना चेंज हो रही होगी जब एरिया कम हो रहा होगा, एरिया बढ़ा रहे होंगे। तो बेटा लेंथ को किस तरह निकालते हैं, देखो रिलेशन जो यूज कर रहे होते हैं हम वो ये यूज कर रहे होते हैं कि रेजिस्टेंस रो एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड वायर रो एल अपॉन ए। इनको आपस में डिवाइड कर देते हैं, तो जब डिवाइड कर देते हैं तो रिलेशन बन के आता है R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू, रेजिस्टेंस तो सेम, रेजिस्टेंस एक मिनट में इसको इस तरह कर लेता हूँ। एरिया में चेंज देख लिया, अब जरा असल चेंज जो देखना है बेटा वो देखना है हमें लेंथ के अंदर। अब लेंथ में चेंज कैसे निकालते हैं, हम बोलते हैं इसको, मेरे को एक सेकंड इस तरह कर लेते हैं, एक सेकंड। अच्छा भाई याद रखिएगा, जब कंप्रेस या स्ट्रेच होता है, हाँ कंप्रेस या स्ट्रेच होता है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तार का। और वॉल्यूम कांस्टेंट रहने का मतलब जो पहले एरिया और लेंथ होगी वही एरिया और लेंथ बाद में भी होगी, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला था लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो ब्रेथ इनटू हाइट को एरिया कह दो उसका, और लेंथ लेंथ है वायर की। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा क्योंकि कंप्रेस या स्ट्रेच किया गया। और कुछ नहीं है। आप बोलोगे सर A1 अपॉन A2 आ जाएगा L1 अपॉन L2, ये रिलेशन बन जाता है किसका, वायर्स का। अब यहाँ से लेंथ कितनी चेंज हुई है L2 वाली वो देखते हैं। तो बेटा L2 का फॉर्मूला L2 अपॉन L1 जो है वो बन जाएगा A2 अपॉन A1। तो A2 आ जाएगा पाए, A2 यहाँ आ जाएगा ना देखो, और A1 नीचे आ जाएगा, तो पाए 2r स्क्वायर अपॉन पाए आर स्क्वायर। बेटा ये इसका स्क्वायर है, एक सेकंड इसको थोड़ा यहाँ कर लेते हैं कि L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर, मतलब जो नया रेडियस है वो कितना है, 2r है ना, तो यहाँ जाएगा 2r का स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ, और इसी तरह नीचे आएगा सिंपल नॉर्मल एरिया, क्योंकि A1 है वो आर स्क्वायर। बेटा यहाँ आ जाएगा L2 आ जाएगा इज इक्वल टू, पाई से पाई कैंसिल, 4r स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैंसिल, तो L2 अपॉन L1 आ जाएगा बेटा 4, ओके क्या आ जाएगा
आपके पास L2/L1 आ जाएगा। 4, इसको 4 की तरह कर लो, L1/4 नहीं आएगा वो। अगर मैं इसको L1/4 कर दूं तो ये L1/4 आना चाहिए, कहीं पे मिस्टेक हो रही है। ठीक है, मिस्टेक यहाँ पे हो रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैथमेटिकल मिस्टेक है, मैथमेटिकल मिस्टेक है, इधर देखें। उसको मैं क्लियर करके कर लेता हूँ, एक सेकंड, सुकून से हो जाएगा। देखो, सवाल मुश्किल है थोड़ा, ठीक है कर लेंगे। देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा क्योंकि कंप्रेस कर रहा हूँ, तो एरिया 1 लेंथ 1 बराबर होगी एरिया 2 लेंथ 2 के बराबर। दोनों की मल्टीप्लीकेशन बराबर होगी, बट बोल रहा है रेडियस को डबल कर दिया गया। एरिया की जगह आ जाएगा पाए कैपिटल R² L1, और यहाँ आएगा पाए आर की जगह आएगा 2R² L2। ठीक है, पाए R² L1 बराबर है पाए 2 का स्क्वायर 4, आर का स्क्वायर R², 4L2। पाए R² से पाए R² कैंसिल, तो L2 आ जाएगा L1/4। ये आ गई नई लेंथ जो कंप्रेस होने की वजह से जनरेट हुई है। अब लगाते हैं आर का फॉर्मूला रेजिस्टेंस का, रो L/A। मैंने देख लिया कि एरिया के चेंज, रेडियस के चेंज होने से एरिया भी चेंज होगा, और एरिया के चेंज होने से लेंथ भी चेंज हो जाएगी। सही है, बस ये बात याद रखिएगा। जब भी रेडियस डायमीटर चेंज करेगा वो कंप्रेस या श्रिंक करने से, तो लेंथ और एरिया दोनों के चेंजेस को देखना पड़ेगा। एरिया का चेंज मैं शायद निकाल चुका था, 4 टाइम्स हो गया था, बट यहाँ भी करके देख लेते। तो लेंथ भी चेंज हो गई, एरिया भी चेंज हो गई। आप बोलोगे रो एल की जगह क्या लिखोगे, L/4, क्योंकि ये एक्चुअल में L2 है और ये A2 है। अगर मैं इसको डैश की जगह नाम दे दूं नया, 2 वाली चीज है ये, क्योंकि नई रेजिस्टेंस है। तो L/4, और एरिया की जगह क्या आएगा पाए, और फिर R² की जगह क्या आएगा 2R²। तो ये जनरेट होके क्या बन जाएगा, R2 आ जाएगा। रो रो रेजिस्टिविटी है, L/4 डिवाइडेड बाय पाए R² का R², 2 का स्क्वायर 4। ठीक है भाई बेटा, रो L/4 एज इट इज लिख दो, इन सबको डिवाइड से मल्टीप्लाई में लिया, तो ये बन जाएंगे 1/πr²4। तो रो L/πr² एरिया, और 4 4 जा 16, R2 आ गया। क्या रो L/A R1 के बराबर होगी जो पुरानी रेजिस्टेंस थी, जाहिर सी बात है, तो R2 आएगी R1/16, तो आंसर आएगा 1/16R। थोड़ा मुश्किल था न्यूमेरिकल, बट याद रखिएगा कंप्रेस करे या स्ट्रेच करे, दोनों में चेंजेस देखेंगे आप। पहले आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए लेंथ का चेंज देखेंगे, और इस फॉर्मूले को यूज करते हुए πr² के फॉर्मूले को यूज करते हुए एरिया का चेंज देखेंगे। फिर लेंथ और एरिया दोनों का चेंज इस फॉर्मूले में रख के निकालेंगे कितना परसेंट रेजिस्टेंस बढ़ेगी या कम होगी। ये वाले एरिया का फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये एक कंडक्टर, एक सिलेंडर होता है और उसका सरफेस एरिया सर्किल का होता है, तो सर्किल के एरिया होता है πr²। अगला करते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओहमिक डिवाइस। बेटा ओहमिक डिवाइस वो होती है जो ओम्स लॉ को ओबे कर रही होती है। तो ओम्स लॉ को ओबे करने वाली जो डिवाइस यहाँ पे लिखी है मेरे हिसाब से, वो है बेटा कॉपर वायर। सिंपल सी बात है, क्योंकि ट्रांजिस्टर ओमिक डिवाइस नहीं है, सेमीकंडक्टर है, ये भी सेमीकंडक्टर है, और ये तो टंगस्टन फिलामेंट तो नॉन ओमिक है, क्योंकि ओम्स लॉ को ओबे ही नहीं करता। अगला करते हैं, द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री। 0 डिग्री से नीचे देखो रेजिस्ट टेम्परेचर बढ़ता है तो ओहम्स लॉ और ओबे नहीं कर रहे होते वायर्स, बट जब टेम्परेचर नॉर्मली कम होता है, अगर करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ बनाऊं, तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ रहा होता है। बट बेटा अगर टेम्परेचर बहुत लो है तो ये ग्राफ लीनियर रहता है, तो 0 डिग्री पे भी ये ग्राफ सीधा रहेगा, तो इसका आंसर आएगा लीनियर। When current are flowing through two long parallel wires, बेटा करंट फ्लो कर रहा है दो लंबे तार से सेम डायरेक्शन में, अपवर्ड जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई बात ही नहीं है। यहाँ वायर है, इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी
हाँ मैग्नेटिक फील्ड होती तो उसकी बात अलग हो जाती, क्योंकि राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है इनके अराउंड। तो ये पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो वो तो बेटा कांस्टेंट रहेगी। अगला करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम इन द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। बेटा ये डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसके साथ आएगा बी ए कॉस थीटा। कॉस मैक्सिमम को होता है, कॉस जीरो पे होता है, तो आंसर आएगा जीरो। अगला करते हैं। ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस विच स्टेप्स अप एंड स्टेप डाउन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, वोल्टेज को अप डाउन कर रहा होता है। अगला, इफ अ स्टेशनरी बार मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर अ कॉइल, स्टेशनरी रुका हुआ बार मैग्नेट एक कॉइल के पास रख दूं, ये कॉइल है इसके पास रख दिया एट रेस्ट, और कॉइल भी रेस्ट पे, मैक्सिमम लाइन ऑफ फोर्सेस इसके अंदर से पास होंगी। मैंने कहा क्यों नहीं होंगी, होंगी हाँ। द गैल्वेनोमीटर शोज, गैल्वेनोमीटर कुछ शो नहीं करेगा। वजह, क्योंकि ना तो मैग्नेट को मूव कर रहे हो ना कॉइल को मूव कर रहे हो। करंट इंड्यूस कब होता, जब मैग्नेट को मूव करते या तो कॉइल को मूव करते, तो कोई करंट शो नहीं करेगा भाई, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगी ही नहीं। तो ये थे हमारे, मुश्किल तो नहीं, कुछ आसान थे कुछ मुश्किल थे। एमडी कैट के 2020 में आने वाले पेपर्स के एमसीक्यूज, 40 एमसीक्यूज थे, और ये मैंने आपके लिए सॉल्व किए। अब सर सैयद अब्दुल बासित को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक आपके एमडी कैट के पेपर के लिए। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा।